आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि घर की तामीर में जब आप अपना घर बनाते हैं, उसकी स्टार्टिंग से लेकर उसकी मुकम्मल फिनिशिंग तक कितने अफराद हैं, कौन कौन से पेशे और कौन कौन से शोबों के अफराद हैं जो कि इस मकान की तामीर में हिस्सा लेते हैं, तो ये मकान मुकम्मल होता है। अभी हम सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम, सबसे ज़रूरी कौन सा वो शख्स है जिसको घर की तामीर के लिए मैंने सेलेक्ट किया है कि ये सबसे लाजमी है। उसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा कि जो घर का ओनर होता है, मेरे ख्याल से उसकी मौजूदगी अगर ना हो, अगर उसको बीच में से निकाल दिया जाए तो घर मुकम्मल नहीं हो सकता, बल्कि घर शुरू ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पैसे इकट्ठे करने हैं, पैसे इकट्ठे करके ज़मीन लेनी है, फिर पैसे इकट्ठे करने हैं और फिर दोबारा मकान की तामीर शुरू करनी है। तो उसके लिए वो फिर दीगर तमाम शोबों के अफराद से रब्ता करेगा। तो इसलिए मेरे ख़्याल से सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो शख्स है वो मालिक है। क्योंकि आम तौर से इस तरह होता है कि बंदा ज़िंदगी में टोटली एक घर बनाता है, या 2 बना लेगा या 3 बना लेगा। तो मोस्टली ज़्यादातर जो तादाद, कसीर तादाद 90 to 95% लोगों की होती है, वो जो है ना सारी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे कर करके तो एक घर बनाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट और अहम जो रुकन है इस लिस्ट का, वो है मालिक, जो घर का मालिक होता है। इसके बाद जब मालिक इरादा करता है मकान बनाने का, तो उसके लिए उसको प्लाट की ज़रूरत होती है। वो प्लाट ख़रीदने के लिए जाता है किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास, और वहाँ पर जाकर वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। फिर उसको प्लाट दिखाया जाता है और वो मुख्तलिफ़ प्लाटों में से एक प्लाट सेलेक्ट करेगा और फिर वो ख़रीद लेगा। इसलिए दूसरा जो इसके मालिक के बाद जो नंबर आता है, वो बंदा है प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट एजेंट। प्रॉपर्टी डीलर के बाद जब बंदा आगे चलता है, तो वो प्लाट ख़रीदने के लिए जब किसी को बयाना कर देता है, जो पुराना मालिक होता है उसको या अपने रियल एस्टेट एजेंट को, तो उसके बाद उसका नंबर आ जाता है कि वो सोसाइटी, अगर किसी सोसाइटी में प्लाट ले रहा है, मसलन बैरिया में, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में, या और मुख्तलिफ प्राइवेट की सोसाइटी में, तो वो उस सोसाइटी के ऑफिस में जाएगा और वहाँ पर जाकर अपना प्लाट जो है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएगा। अगर वो सोसाइटी का प्लाट नहीं है तो फिर वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाएगा। मसलन अगर रावलपिंडी में ले रहा है तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में चला जाएगा। अगर वो कंटोन बोर्ड के एरिया में ले रहा है रावलपिंडी में, तो रावलपिंडी कंटोन बोर्ड या चकलाला कैंट के एरिया जो ऑफिस हैं वहाँ पे जाएगा। या लाहौर में ले रहा है तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जिस इलाके में भी वो ले रहा है वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाएगा और वहाँ पर जाकर वो अपना प्लाट अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएगा। अभी आप देखिए, स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई कि मालिक मालिक तो फ़र्द वाहिद हो गया, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसमें एक डीलर भी हो सकता है, एक बंदा भी उस ऑफ़िस का हो सकता है, और हो सकता है वहाँ पे एक ऑफ़िस बॉय हो, एक उनका रनर हो, ठीक है, और सर्वेयर वगैरह, और एक ऑनर हो। मिनिमम आमतौर से प्रॉपर्टी डीलर जो हैं उनके ऑफिस में 2 3 4 बंदे होते हैं। अभी आप देखिए कि किस तरह ये जो रिस्क है, ये जो सर्कुलेशन है पैसे की, और कितने बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ही 3 4 बंदे इसके लिए काम कर रहे हैं। यानी 3 4 बंदों का मतलब हुआ कि 3 4 घर वहाँ से रिस्क उठा रहे हैं। अभी सोसाइटी ऑफिस का मैंने जिक्र किया। सोसाइटी ऑफिस के अंदर आप देखिए कि बेशुमार लोग होते हैं। हो सकता है 30 बंदे हों, 50 हों, 100 हों, जितनी बड़ी सोसाइटी होगी हज़ारों की तादाद में भी हो सकते हैं। तो कितने लोग हैं जिनका यहाँ पे रिस्क लगा हुआ है। इस तरह डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं जो सरकारी दफ्तर हैं, ठीक है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, लाहौर डेवलपमेंट LDA हो गया, RDA हो गया, और इस तरह के मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि आपके इन ज़मीन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शोबों में अटैच हैं, और कितनी बड़ी तादाद है इनकी। लेकिन बिलफ़र्ज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सोसाइटी ऑफिस या डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक शोबा है। इस हर शोबे के अंदर बेशुमार अफराद आपको मिलेंगे जो कि वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद एक बहुत ही जाना माना शोबा है, बड़ा ही मशहूर व मारूफ़, जिसे हम वापडा कहते हैं। इसका भी अमल दखल कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम घर बनाना शुरू करते हैं तो हमें मीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मीटर यकीनन हमें वापडा ही प्रोवाइड करता है। बिलफ़र्ज़ बाज़ सोसाइटियाँ हैं जो कि ख़ुद अपनी बिजली बना रही हैं तो वो दे रही हैं, लेकिन मोस्टली 98-99% आपको वापडा ही बिजली का मीटर देगा, तभी आपकी मोटर चलेगी और आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा साथ में ही एक और शोबा है जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, वो है सुई नार्दन वालों का। सुई गैस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो ये भी एक पूरा बहुत बड़ी तादाद
इसमें लोगों की शामिल है, लेकिन हम इसको चलें बड़ी तादाद को काउंट नहीं करते, बल्कि हम इसको एज एक शोबा ही लेते हैं। तो ये इस शोबे से भी कंस्ट्रक्शन में आपका वास्ता पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग में ये एप्लीकेशन देनी पड़ जाती है, ताकि 6 माह 8 माह गुजरें तो फिर आप दोबारा मीटर के लिए अप्लाई कर सकें। इसी तरह अगर आपने कोई ज़री रकबा लिया है या रावलपिंडी कंटोन बोर्ड के एरिए से या किसी सोसाइटी से बाहर आप जगह ले रहे हैं, तो वहाँ पे महकमा माल के जो लोग हैं उनसे आपका वास्ता पड़ेगा। तहसील ऑफिस में आप जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, तो ये लोग भी ज़मीनों के मामलात को देखते हैं, तो प्लाट की ख़रीदो फ़रोख्त और ये सारा, तो वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस के आप अंदर जाएंगे तो ये भी एक पूरा एक डिपार्टमेंट है। ख्वाह आप तहसील ऑफिस में गए या रजिस्ट्रार के पास गए या डिप्टी रजिस्ट्रार के पास गए, ये आपका एक पूरा शोबा है जहाँ पे आपको जाएंगे और आपका मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत ही बुनियादी किरदार है आपके नक्शा नवीस का, जो कि आर्किटेक्ट जिसको हम कहते हैं, कि वो आपके मकान का नक्शा बनाता है और बग़ैर नक्शे के जो मकान बनता है वो इतना काबिल तारीफ़ नहीं होता, क्योंकि नक्शे के साथ जो मकान बनेगा उसके अंदर गलतियों का चांस तकरीबन ज़ीरो होता है, अगर उसको नक्शे को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो। इस तरह आपका जो नक्शा नवीस है ये भी आपका एक इसी तरह आपका जो नक्शा नवीस है ये भी आपका एक किरदार है आपके मकान के अंदर तामीर में, इसका भी बड़ा अहम रोल होता है। इसके बाद जब नक्शा वगैरह बन जाता है तो आप देखिए कि आपको ज़रूरत पड़ती है एक अदर ठेकेदार की, कि आप क्योंकि हर चीज़ खुद मैनेज नहीं कर सकते, कि मिस्त्री भी लाएं, मज़दूर भी लाएं और बराई वाले भी लेकर आएँ, खुदाइयों वाले भी लेकर आएँ, तो फिर आपको ऐसे शोबे ऐसे पेशे से मुतल्लिक़ बंदे की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके ये तमाम काम करे, ढांचा बनाए, फिर उसको ग्रे करे और फिर उसके बाद फिनिशिंग वगैरह की जो मामलात हैं उनको देखे और आपको मुकम्मल तमाम चीज़ें, बस मटीरियल आप उसको प्रोवाइड करते जाएँ और वो आपको काम करवा कर देता जाए। तो ये ठेकेदार भी एक शख्सियत है। एक काउंटिंग में एक बंदा आता है जो कि जिसको हम कहेंगे कि ठेकेदार की मौजूदगी मकान बनाने में इंतहाई अहम होती है। इसके अलावा एक खुदाई वाली टीम भी होती है जिसमें 3 4 5 बंदे आपके साथ जो है ना हिस्सा लेंगे और वो आपकी मकान की बुनियादों की खुदाइयाँ मुकम्मल करेंगे। या फिर अगर आप मशीन के ज़रिए खुदाई करवाते हैं, बिलफ़र्ज़ आपने बेसमेंट बनवाना है या आप जल्दी चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी से खुदाई मुकम्मल हो जाए, तो विद इन 1 डे तो फिर आप शावल वाले से या किसी भी जो मुतलका मशीन वाला बंदा होगा उससे रब्ता करेंगे तो वो आपको खुदाइयाँ विद इन फ्यू आवर्स मुकम्मल करके दे देगा। अगर बेसमेंट बड़ा है तो शायद वो 2 दिन लगा दे, वगरना वो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर शावल आएगा और फ़ौरन खुदाइयाँ करके वो 1 डेढ़ 2 घंटे के अंदर ही मुकम्मल करके चला जाएगा। वो खुदाई और मशीन जिससे खुदाई करने वालों के अलावा एक टीम और होती है जिसको आपकी ज़रूरत होती है, वो मकान बनाने में आप बोरिंग वाला बंदा एक लगाते हैं, कि जो कि आकर आपकी मकान की तामीर के लिए पानी जो है आपको जितना चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। या उसका तरीका ये होता है, या तो आप पानी डलवा कर दें, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए आप सबसे पहले मकान शुरू करने से पहले ही ज़्यादातर लोग बोरिंग करवा लेते हैं ताकि हमारा अपना पानी हो, और इस तरह मीटर भी लगवा लेते हैं कि अपनी बिजली हो, अपना पानी हो और हमारा खर्च कम से कम आए। इसके अलावा जहाँ पे आप ठेकेदार का करते हैं अरेंजमेंट, तो ठेकेदार आगे फिर बंदे लगाता है, चुनाई वाली टीम लेकर आता है जो चुनाइयाँ करते हैं और दीवारें वगैरह चढ़ाते हैं। तो वो मिस्त्रियों की टीम भी है जिसमें 2 3 4 मिस्त्री हो सकते हैं, लेकिन हम इसको चले वन पर्सन काउंट करके कि एक चुनाई वाले मिस्त्री भी एक टीम होती है जो कि आपके मकान की तामीर में आपके लिए मुआवन साबित होते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह मिस्त्रियों के साथ साथ चुनाई वाले मज़दूर वो भी इस टीम का हिस्सा होते हैं और उनको भी एक कैटेगरी में आप शामिल कर लें कि जहाँ पे आप सीरियल बनाएंगे कि कितने बंदे आपको ज़रूरत पड़ेंगे, वहाँ पे आप चुनाई वाले मिस्त्रियों के साथ साथ चुनाई वाले मज़दूर जो है वो भी शामिल कर लें कि वो भी इस टीम का हिस्सा होते हैं जो आपके मकान की तामीर कर रही होती है। इसी तरह जब डीपीसी वगैरह हो जाती है और आप मिट्टी डलवाते हैं तो फिर पानी की तरह लगा कर उसके बाद फिर आप अच्छे तरीके से कम्पेक्शन करवाते हैं, तो ये भी एक शख्स होता है। वो कोई आपका अपना ठेकेदार का बंदा भी हो सकता है और वो ठेकेदार बाहर से मिस्त्री और इसके लिए कारीगर और कम्पेक्शन जो आपकी कम्पेक्शन मशीन है वो बाहर से ला सकता है। तो ये भी आपके मकान की तामीर के लिए एक कैटेगरी बन सकती है कि कंपैक्टर वाला बंदा आपके पास आया कंपैक्टर समेत और उसने कंपैक्शन की और तमाम आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर जितने भी एयरिंग पॉइंट्स थे वो सारे ख़त्म किए और मिट्टी को बिल्कुल यकजान कर दिया। इसी तरह जब मकान की आपकी बुनियाद की खुदाई हो जाती है तो फिर आपको फिलिंग करवाने के लिए, मिट्टी डलवाने के लिए उन बुनियादों में आपको रब्ता करना पड़ता है जो खुदाइयों वाले होते हैं, जो कि शावल वगैरह जिन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे शावल लगाए होते हैं, वहाँ से वो मिट्टी
उतार रहे होते हैं, मिसाल के किसी कोई जगह है, किसी प्लाट है, उसने लेवल करना है, तो वहाँ से वो मिट्टी उठाते हैं और ट्रालियों और ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए वो आपके इस डीपीसी में लाकर मिट्टी डाल देते हैं और फिर इसको लेवलिंग वगैरह करके आपको देते हैं। तो ये भी आपकी मकान की तामीर में हिस्सा लेने वाली टीम में से एक पार्टी होती है। एक टीम और इसमें शामिल है जो कि आपके बिलफर्ज आप बीम वगैरह की जो बराई करवाते हैं तो मशीन वाले को बुलाते हैं, वही जो लेंटर में आपके आकर लेंटर डालता है, तो बीमों की बराइयों के लिए भी वही आता है और इसमें भी तकरीबन 8-10 बंदे 12 बंदे तकरीबन मशीन के साथ आते हैं। तो ये भी एक टीम है पूरी, और आप इस टीम का भी नंबर लिख सकते हैं कि ये पूरी एक फर्म है, पूरी एक टीम है जो कि आपके मकान में हिस्सा लेती है। इसके अलावा अगर आप देखें लेंटर जब आप डालते हैं तो यकीनन आप उनको खाना भी खिलाते हैं, तो देग पकाने वाले वो भी आपके घर की तामीर में इम्पॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप उनसे देग पकवाते हैं, मसलन सालन रोटी या कौरमा या बिरयानी या पुलाव वगैरह, तो वो आपके मकान की तामीर में हिस्सा लेने वाली एक टीम ये भी है। इसी तरह एक और बंदा जिसको हम आमतौर से ज़्यादा काउंट नहीं करते कि जब हम देग का आर्डर देते हैं तो देग वाले के पास अपनी गाड़ी नहीं होती, तो वो किसी गाड़ी वाले को हायर करता है कि फ़लाँ जगह साइट पर आपने देग और बर्तन लेकर जाने और वहाँ से फिर उठाकर भी लेकर आने। तो ये जो आपका कैरी वाला बंदा है जो यहाँ से देग कैरी करता है, आपके मज़दूरों को खिलाने के बाद फिर वापस जो है वो बर्तन और अपनी तमाम चीज़ें पूरी करके वापस लेकर आता है। तो ये भी इस कैटेगरी में, इस लिस्ट में एक कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह सरिया मकान की तामीर में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो सरिये के साथ भी बहुत बड़ी दुनिया जुड़ी हुई है, जिसमें हम अगर सबसे पहले बात करें तो स्टील मिल, जो कि आपका जहाँ पे सरिया तैयार होता है, आप ये देखिए कि वो सारा हाउसिंग में इस्तेमाल हो रहा है ना, हाउसिंग में या कंस्ट्रक्शन में। तो आप ये देखिए कि कितनी मिलें हैं और कितने अफराद इसके साथ, इस शोबे के साथ रिलेटेड हैं। आगे फिर अगर जब मिल से माल निकलता है तो वो लोड होता है, वज़न करने के बाद लोड होता है, वहाँ पर लोडिंग वाली एक टीम है। अच्छा, उसके बाद ये सिर्फ स्टील से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अभी वो लोड करते हैं और उसके बाद वो ट्रकों पर लाद कर, ट्रक का जो ड्राइवर है, जो कैरियर है, वो उठाता है और आगे गोदामों में माल, जहाँ पे शॉप्स हैं या सरिये वगैरह के गोदाम है, वहाँ पर वो अपना माल ला कर सप्लाई करता है, वहाँ पे उतारता है। और उसके बाद फिर वहाँ से दुकानदार भी हो गया आपके इस लिस्ट में शामिल, एक स्टील मिल हो गई, फिर वहाँ से लोडिंग वाले हो गए जो गाड़ियों के अंदर माल लोड करते हैं, फिर वहाँ से जो कैरी करके लाते हैं आपके गोदामों पर, वो एक टीम हो गई। उसके बाद आपका जो सरिया बेचने वाला है दुकानदार, वो एक टीम हो गई, और एक टीम वो हो गई कि जो सरिये वाली दुकान से उठाकर बंदा कैरी वाला अपनी सुजुकी पे रख कर तो आपकी साइट पर सरिया उतारता है। तो ये 4-5 किस्म की कैटेगरियाँ सिर्फ बंदों की हैं, 4-5 शोबे पेशों के लोग हैं जो कि आपको कुछ सरिया बना रहे हैं, कुछ लोड करवा रहे हैं, कुछ लाद कर ला रहे हैं, और कुछ उसको सेल कर रहे हैं, और कुछ सेल करने के बाद वहाँ से कैरी करके तो फिर आपकी साइट पर सरिया पहुँचा रहे हैं। इसी तरह जब सरिया आपकी साइट पर आ जाता है तो फिर आप स्टील फिक्सर से रब्ता करते हैं, और स्टील फिक्सर आपके साथ डील करता है कि पर टन मैं इतना पैसे आपसे लूँगा, मसलन 2 टन 3 टन 4 5 जितने भी टन आपका माल वहाँ पे बिल्डिंग में इस्तेमाल होगा, तो उसके हिसाब से आपके साथ डील करेगा। और फिर स्टील फिक्सर की जो वो अपनी लेबर लेकर आएगा, यानी स्टील फिक्सर एक अलग बंदा है और उसकी लेबर एक अलग कैटेगरी है आपके मकान की तामीर में जो हिस्सा लेते हैं। इसी तरह शटरिंग वाला और शटरिंग वाले की जो लेबर है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। जो शटरिंग वाला है वो आपके साथ डील करेगा, उनको माल ला कर देगा और लेबर लगाएगा, और हो सकता है बाज़ दफ़ा शटरिंग वाले खुद भी काम करते हैं, बाज़ दफ़ा सिर्फ वो उन्होंने 2-3-4 जगह पे माल पहुंचाना और अपनी लेबर को इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं कि फ़लाँ काम इस तरह कर दो, यहाँ पे इतनी टेकन डाइयाँ वगैरह दे दो, तो इस तरीके से वो उनसे काम करवाते हैं। तो इस तरह शटरिंग वाला ठेकेदार एक बंदा हो गया और शटरिंग वाले की जो लेबर है वो एक बंदा हो गया। इसी तरह शटरिंग का जो सामान लाने वाला है वो भी एक अलग बंदा होता है, उसके पास कैरी वगैरह होती है पिकअप, तो उसमें वो सामान लाद कर लेकर आता है, और जब ख़त्म करते हैं, जब लेंटर वगैरह डल जाता है, यहाँ से सामान फ्री हो जाता है, तो फिर वो उठाकर वापस ले जाता है। इस तरह शटरिंग वाला, शटरिंग वाले की लेबर, और इस तरह कैरियर जो है इसका शटरिंग वाले का, वो पक्का इनके साथ अटैच होता है। जब इनको ज़रूरत पड़ती है उसको कॉल करते हैं तो वो उनका सामान उठाकर साइट पर ले आता है। इसी तरह मकान की तामीर में कुछ लोग होते हैं जो कि शटरिंग का सामान और दीगर कुछ चीज़ें जो है ना किराया वगैरह पर किराए पर देते हैं। मसलन उन्होंने शटरिंग के फटे रखे होते हैं, बेलचा, थोड़ा, तेसी, करंडी, छेनी, और इस तरह ड्रम और प्लास्टिक की टैंकियाँ
और बांस वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। तो ये भी एक शोबा है, इसमें भी मुख्तलिफ अफराद शामिल होते हैं जो कि आपको सामान आपकी तामीर में जितना भी सामान आपको चाहिए होता है, जो उनके पास अवेलेबल होता है, वो आपको फराहम करते हैं। अगर भट्ठे को हम एक शोबा करें काउंट तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर मज़ीद देखा जाए तो इसमें भी बहुत सारी टीमें शामिल होती हैं भट्ठे के अंदर। मिसाल के तौर पर ईंटें बनाने वाले जिनको पथेरे कहा जाता है, और जो ईंटें उधर से ग्राउंड से उठा कर तो अंदर भट्ठे के अंदर लगाते हैं, खरकार जिन्होंने गद्दे वगैरह रखे होते हैं, वो टीम। फिर भट्ठे का मालिक और भट्ठे का मालिक का जो मुंशी है वो, उसके साथ ट्रैक्टर ट्रालियों वाले जो कि वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली होगी, ट्रक हो गया, डंपर हो गया, जो कि उनसे माल उठाते हैं और आगे साइट पर सप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको एक कैटेगरी में शामिल करें सारों को तो तब भी कर सकते हैं, और अगर चाहें आप इनको ज़्यादा अलग अलग कैटेगरियों में रखना तब भी आप इनको अलग अलग कैटेगरियों में भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह हम पट्ठे के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो हम एक कह सकते हैं पट्ठे का मालिक और उसकी लेबर, उसके अलावा ट्राली जिन्होंने रखी होती है, ट्रैक्टर ट्राली जो ईंटें सप्लाई करते हैं वो, ट्रक वाला, डंपर वाला, ये हम इनको इस तरह कर सकते हैं कि ये भट्ठे के साथ सारे अटैच होते हैं। इसी तरह क्रश प्लांट जहाँ पे क्रश बनाई जाती है वो भी एक शोबा है जो कि आपकी हाउसिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रेत जो फ़रोख्त करते हैं वो लोग, इसी तरह जो फिर आगे देखेंगे जो क्रश लेकर आते हैं और क्रश जो फिर आगे जो है ना सप्लाई करते हैं, एक वो कैटेगरी होगी। इसके अलावा एक हमारे पास शोबा आता है जो कि रेत वगैरह सप्लाई करते हैं। मतलब ये डंपरों वाली ज़्यादातर करते हैं, वही डंपर वाला रेत भी सप्लाई कर सकता है और क्रश भी कर सकता है, दोनों चीज़ें, और अलग अलग टीमें भी हो सकती हैं इसकी। इसी तरह एक शोबा है जो कि जिसने बंदे ने ट्रैक्टर के साथ आगे एक मशीन लगाई होती है जिसे JCB कहते हैं। JCB ये जो है ये इसने शावल नुमा आगे पंजा लगाया होता है। ये मट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखता है। मिसाल के तौर पर मट्टी अगर आपके मकान की हदूद से बाहर है तो वो उठाएगा और आपके मकान की बुनियादों के अंदर डाल देगा। इसी तरह एक बंदा आपके मकान की तामीर में जो हिस्सा लेता है वो है जो मटीरियल सप्लायर होता है। मिसाल के तौर पर रेत, बजरी वगैरह जो और ईंटें वगैरह उसने रखी होती हैं, ठिया बनाया होता है, वहाँ पे आप जाएंगे तो बाद दफ़ा तो आप भट्ठे से लेते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत ईंटें ज़रूरत पड़ती हैं अचानक तो फिर आप उसके पास से जाकर भी उठा सकते हैं। इसी तरह सीमेंट फैक्ट्री वाले और फिर सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करने वाली लेबर, वो भी सारा हाउसिंग के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें जितने भी लोग हैं ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग आप देखेंगे सीमेंट फैक्ट्री से जो माल उठाते हैं और ला कर दुकानों के अंदर माल सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने वालों की एक कैटेगरी होगी। फिर वो जो दुकानदार जो सीमेंट फ़रोख्त करता है, जहाँ से आप जाकर सीमेंट अपने मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं, वो भी एक कैटेगरी आती है। इसमें जो लिस्ट में मैंने नंबरिंग की हुई है कि कितने, मैं एंड में आपको बताऊंगा कि टोटल कितने अफराद आपके मकान में हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 100% मैं इनका अहाता नहीं कर सकता। इसी तरह सीमेंट जो दुकान से लोड करता है और आपकी साइट पर लाकर अनलोड करता है, वो बंदा भी आप लिस्ट में रख सकते हैं कि वो भी एक शख्सियत है जिससे आपको डील करना पड़ता है। इसी तरह आपकी जो डीलिंग है वो एक ऐसे बंदे से भी होगी जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, जिसको हम इतना खातर में नहीं लाते। जो सीमेंट के आपके तोड़े खाली होते हैं, मसलन दिन में 20 खाली हुए, 30 खाली हुए, 40-50 खाली हुए, वो 1-2 दिनों के बाद आकर उठाकर ले जाता है खाली तोड़े, और आपको 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये पर तोड़ा, जो भी मार्केट का रेट आजकल चल रहा है उसके मुताबिक वो आपको पेमेंट कर देता है। एक वो बंदा भी इसमें शामिल है। मकान की तामीर में जितने शोबों के लोग हिस्सा लेते हैं उनमें एक आपका इलेक्ट्रीशियन है जो कि लेंटर वाले दिन से ही आपके साथ हो जाता है और फाइनल फिनिशिंग तक आपके साथ रहता है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन की लेबर होगी, और इसी तरह जो बिजली का सामान बेचने वाले दुकानदार हैं उनसे भी आपका वास्ता पड़ता है, जो कि जहाँ से आप बिजली का तमाम सामान मसलन तारें वगैरह, बटन, स्विच और बाकी तमाम दीगर सामान बिजली का लेते हैं। इसी तरह प्लम्बर हो गया आपका, उससे भी मकान बनाने के दौरान वास्ता पड़ेगा और बड़ा गहरा वास्ता इन लोगों से पड़ता है। फिर प्लम्बर की लेबर है, वो भी इसी तरह मसलन उसने 2-3 शागिर्द रखे हुए होंगे, उनके साथ भी आपका रोज़ का वास्ता रहेगा। इसी तरह सैनिटरी का सामान बेचने वाले जो दुकानदार हैं, जहाँ से आपने पाइप वगैरह, ये पानी के PPR और PVC और GI के पाइप और दीगर बाकी चीज़ें जो हैं, मसलन वाशरूम के जो बर्तन वगैरह हैं वो लेने, और इस तरह की जो चीज़ें इनसे भी आपका वास्ता मकान बनाने के दौरान पड़ेगा। इसी तरह बिजली की दुकान से अगर आप सामान लेते हैं तो कैरी वाला, मसलन पिकअप वाला, उससे भी आपका वास्ता पड़ेगा।
इसी तरह सेंट्री की दुकान से अगर आप सामान लेते हैं तो वहाँ पर जो पिकअप वाला होगा वो भी, उससे भी आपका वास्ता पड़ेगा। फिर आगे चलें तो प्लस्तर वाला बंदा इस टीम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने पूरे घर को, आपके घर को जो कि ईंटें नज़र आ रही होती हैं उनको छुपाना होता है, और उस प्लस्तर को बड़े खूबसूरत तरीके से करके अगर को देगा तो आप उसको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। तो प्लस्तर वाला हो गया। इसी तरह प्लस्तर वाले की लेबर है, प्लस्तर वाला बंदा एक अलग ठेकेदार होता है, फिर आगे उसने लेबर रखी होती है जिसमें मिस्त्री भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, वो सारे ये इसी कंस्ट्रक्शन से ही जुड़े हुए लोग हैं ये सारे। इसी तरह आपके मकान को सीख वगैरह से बचाने के लिए आपके मकान की बुनियादों में स्प्रे करने वाली जो टीम है, केमिकल्स वाले, ये भी शामिल हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह मकान को सैम से बचाने के लिए यही टीम होती है जो कि आपको केमिकल वगैरह लगा कर देती है, मतलब टैंकियों के अंदर केमिकल लगा देते हैं, या आपकी डीपीसी या प्लिंथ बीम जो है उसके अंदर आपको वो केमिकल लगा कर दे देते हैं। तो ये अलग भी हो सकती है, सीख वाले अलग भी हो सकते हैं और ये केमिकल लगाने वाले अलग भी हो सकते हैं, और दोनों एक ही टीम भी हो सकती है। इसी तरह बांस फटे ये जो रेंट वगैरह पर देते हैं, इनका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसमें मज़ीद ये है कि उन्होंने लोहे की गोड़ियाँ वगैरह भी बनाकर मुख्तलिफ साइज़ों की रखी हुई होती हैं। अगर आपको बड़ी गोड़ी चाहिए, किसी हाइट वाली जगह पर आपने काम करना है, या छोटी चाहिए, जिस साइज़ की भी चाहिए, वो हर तरह की उनके पास होती हैं गोड़ियाँ वगैरह। तो वो ये इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन ये गोड़ियों का मेरे जहन से निकल गया था, तो इस वजह से मेरे जहन में मैंने सोचा मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करके क्लियर कर दूँ। इसी तरह अगर देखें फिनिशिंग में आ जाए तो मार्बल बेचने वाले जो दुकानदार हैं वो भी इसी कंस्ट्रक्शन से के शोबे से ही जुड़े हुए हैं। इसी तरह मार्बल के कारखाने के जो लोग हैं, जो मार्बल के बड़ी बड़ी पत्थरों को काटते हैं, वो भी इसी शोबे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह मार्बल फैक्ट्री की जो लेबर है वो भी सारी कंस्ट्रक्शन से ही जुड़ी हुई है। इसी तरह टाइल बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी सारी कंस्ट्रक्शन से ही जुड़ी हुई हैं, ख्वाह वो किसी भी किस्म की टाइल बना रही हैं। तो इसी तरह आप देखें कि जो आपके मार्बल लगाने वाली टीम होती है या टाइल फिक्सर वगैरह है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सारे ऑलराउंडर होते हैं, मिसाल के तौर पर चुनाइयाँ भी करते हैं और दीगर बाकी काम भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इस शोबे में हैं जो कि सिर्फ टाइल ही लगाते हैं। मसलन फ़र्श की टाइल लगाएंगे तो टोटली वो फ़र्श की टाइल का काम ही कर रहे हैं। इस वजह से हम इनको अलग कैटेगरी में भी डाल सकते हैं कि ये भी एक नंबरिंग में एक नंबर आ सकता है इसका, कि ये बंदे भी टाइल फिक्सर भी आप इसको अलग से काउंट कर सकते हैं कि ये बंदा भी आपके घर की तामीर में हिस्सा लेता है। इसी तरह टाइल फिक्सर के साथ 1 2 3 मज़दूर होते हैं जो कि अपने उस्ताद की हेल्प करते हैं, उस सामान वगैरह उसको सप्लाई करना, माल बांड वगैरह बना के देनी या सीमेंट रेत मिक्स करके देना उसको। तो ये भी एक टीम का ही हिस्सा होते हैं। इसी तरह जो लोहे का काम करता है, मसलन खिड़कियाँ वगैरह बनाने वाला या जुगाठे बनाने वाला जो दुकानदार है, वेल्डर, यानी दूसरे अल्फाज में हम इसको उसका शोबे का नाम ले लेते हैं कि वेल्डर आपके ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ बंदा है। कंस्ट्रक्शन के साथ ही इसका और वेल्डर का और कंस्ट्रक्शन का चोली दामन का साथ है, तो ये बंदा। और इसी तरह जो लोहे का सामान बेचते हैं, जहाँ से वेल्डर पाइप वगैरह लेता है, तो वो भी एक टीम है, एक शोबा है जो कि सिर्फ आपके लिए उन्होंने रखे हुए होते हैं आपके घरों की तामीर के लिए मुख्तलिफ साइज़ों के पाइप, जिसमें आधी इंची का, इंची का, पौनी का, 1.5 का, 2 का, 3 4 5 6 का, मसलन गेटों के लिए बड़े साइज़ के पाइप भी लोग लगाते हैं। तो इस तरह के तमाम पाइप वगैरह उन्होंने रखे हुए होते हैं। इस तरह हार्डवेयर स्टोर वाला जो जहाँ से आप कीलें वगैरह, हथौड़ी, पेचकस, प्लास, ताले हो गए, इस तरह की चीज़ें, काठड़े हो गए, बेलचे, गेंती, ये चीज़ें जहाँ से मिस्त्री मजदूर लेते हैं या आपको अगर ख़ुद लेकर उनको दें, तो ये हार्डवेयर का जो शोबा है ये भी एक कंस्ट्रक्शन से ही सारा रिलेटेड है। इसी तरह पेंट स्टोर वाले जो हैं, जो सिर्फ पेंट सेल करते हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह रंग करने वाले जो लेबर है, रंग का एक ठेकेदार होता है, फिर आगे उसकी लेबर होती है, तो ये भी सारे कंस्ट्रक्शन से ही जुड़े हुए हैं। जो भी घर तामीर होते हैं, ये ज़्यादातर जहाँ पे नए एरियो में काम हो रहा होता है वहाँ पे ये अपना कार्ड वगैरह दे आते हैं कि हम लोग काम करते हैं, तो आपने अगर काम करवाना हो तो हमसे काम करें। इसी तरह जो दरवाज़ों की पॉलिश वगैरह करते हैं वो लोग भी इसी शोबे में कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड हैं कि अगर आपने किसी किस्म की पॉलिश वगैरह करवानी है दरवाज़ों में, तो तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कारपेंटर हो गया जो कि आपके घर के लिए लकड़ी के सारा काम करेगा, मतलब अलमारियाँ वगैरह, दरवाजे हो गए। और इस तरह कारपेंटर की लेबर, बाज़ कारपेंटर ऐसे होते हैं जो ख़ुद काम नहीं करते, आगे ख़ुद ठेकेदार होते हैं, ठेके लेते हैं और आगे लेबर को लगा कर वो काम करवाते हैं। तो ये आप देख लेंगे, कारपेंटर एक टीम हो गई, उस कारपेंटर की लेबर दूसरी टीम हो गई। इसी तरह लकड़ी फ़रोख्त करने वाला जो आपका गोदाम वाला है, जो लकड़ी जहाँ से आप लकड़ी ख़रीदते हैं, वो आपकी एक टीम हो गई है जो कि आपके घर की तामीर में हिस्सा लेगी, क्योंकि किसी जगह से लकड़ी आपको मिलेगी तो तभी आप लकड़ी का काम करवा सकेंगे। इस तरह है
एक कैटेगरी आती है जो कि आप इसको वेल्डर के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग डायरेक्ट मेन बाज़ार में जाकर सिर्फ उन जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो टोटली सिर्फ लोहे की चौगाठें बना रहे होते हैं, बाकी वो वेल्डिंग वगैरह और ये वो इस तरह का और काम नहीं करते, मसलन ग्रिलें बनाना और गेट बनाना, ये वो सिर्फ वो चौगाठें बना रहे होते हैं। और आप इनको भी एक अलग कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं कि ये भी टीम है जो कि आपके मकान में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में आपकी जो है ना वो हिस्सा ले रही होती है। जब मकान में आपने एल्युमिनियम का काम करवाना हो तो ये भी हाउसिंग से ही मुतल्लिका जुड़ा हुआ इनका पेशा है कि यह आपके घर के अंदर एल्युमिनियम की खिड़कियाँ और अगर आप दरवाजे भी साथ लगाना चाहें एल्युमिनियम के तो वो लगा कर देते हैं। इसके अलावा इनकी एक बंदा हो गया जो ये चीज़ें सेल करता है, एक फिर आगे शोबा है जो कि उसी बंदे ने फिर आगे लेबर रखी हुई होती है जो कि जाके घरों के अंदर काम करती है, या फिर लेबर ने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ होता है कि जब भी आपके पास कोई बंदा आए कि हमने काम करवाना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर बेशुमार मशीनरी इस्तेमाल होती है जिसमें छोटी से छोटी मतलब थोड़ी पेचकस से लेकर आप अगर ड्रिल मशीन, इसी तरह लेंटर बराई करने वाली मशीन, रगड़ाई वाली मशीन, अगर आप इनको देखें तो ये भी जो लोग सेल कर रहे हैं तो वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, उनकी भी नंबरिंग होगी कि ये भी इस कैटेगरी में फ़ाल करते हैं जो कि हाउसिंग से ही जुड़ी हुई है। इसी तरह मार्बल की रगड़ाई करने वाले जो बंदा है वो भी एक, उससे भी आपका वास्ता पड़ता है, आप उसके साथ रब्ता करते हैं और वो आपको आपके घर का मार्बल जो है रगड़ाई करके देता है। इसी तरह अगर आगे चलें तो आप देखें पंखे बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं वो सारा पंखा घरों के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, जितने भी नए घर बनते हैं उनके अंदर पंखे लाजमी लगे होते हैं। इसी तरह आप देखें कि बिजली का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जितनी भी हैं उनमें आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, कोई मालिक होगा, कोई सुपरवाइज़र होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई लेबर होगा, कोई चौकीदार होगा। इसी तरह हार्डवेयर का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, अगर उनमें ही देख लें कि बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रही हैं, एक फैक्ट्री या 2-3 चीज़ें बना रही होगी, दूसरी हार्डवेयर के अंदर ही हो सकता है कि 1000 आइटम 2000 आइटम आ जाए। तो बेशुमार फैक्ट्रियाँ और बेशुमार अफराद इन फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इनका अहाता करना मुकम्मल तौर पर बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम इसको रख सकते हैं कि हार्डवेयर का सामान बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो भी इस शोबे के साथ ही जुड़ी हुई है। इसी तरह सेंट्री का सामान बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ मसलन पाइप बना रही हैं PPR के, PVC के, GI के, और इसी तरह जो छोटी होती हैं यूनियन, निप्पल, साकटें, जिनके शावर वगैरह हो गए, टूटियाँ हो गए, बाथरूम के पूरे सेट हो गए, फिर ये जो फैंसी सेट होते हैं वो हो गए, और उसके अलावा हमारी हो गई मसलन शीशा और इस तरह के जो साबुन वगैरह रखने के लिए जो चीज़ें हैं ये भी फैक्ट्रियाँ बना रही हैं। अगर हम इसको सिर्फ एक ही शोबा काउंट करें, हालांकि एक शोबा हो नहीं सकता, एक फैक्ट्री तो नहीं होती, हर फैक्ट्री जो है अलग अलग चीज़ें बना रही होती है। मसलन एक फैक्ट्री 2-4-5 चीज़ें बना रही होगी, दूसरी फैक्ट्री 2-4-5 चीज़ें बना रही होगी। इस तरह तो ये भी एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद है जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है कंस्ट्रक्शन के साथ। इस तरह पंप और मोटरें बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं तो वो भी कंस्ट्रक्शन के साथ ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जैसा ही आप मकान बनाना शुरू करते हैं तो फ़ौरन से पहले आपको जो है ना बोरिंग करवाते हैं और साथ ही मोटर लगवाते हैं। तो ये इसको भी हम इसी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं कि ये भी हमारी हाउसिंग के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। इसी तरह अगर आगे चल कर देखें तो जो स्टेनलेस स्टील का काम करने वाले लोग हैं वो भी हाउसिंग के साथ ही जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह जो स्टेनलेस स्टील का सामान सेल करते हैं दुकानदार, कुछ दुकानदार हैं जो सिर्फ सामान सेल कर रहे हैं, कुछ उनके साथ वर्कर्स होते हैं जो कि काम करते हैं। तो इनको एक शोबा काउंट करें तब भी, 2 काउंट करें तब भी, तो ये जो मैंने टोटल आपको अभी सारे शोबे काउंट करके बताएं, इसमें काफ़ी सारे हो सकता है कि आप लोग जब सुने इसको तो आप कहें कि ये फ़लाँ चीज़ भी रह गई, ये फ़लाँ भी रह गई है। यकीनन मैं दावे से नहीं कहता, मैं खुद कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मुझसे बहुत सारी चीज़ें रह गई हों, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि लिस्ट बनाएं, और लिस्ट के मुताबिक तकरीबन नियर टू 100 कैटेगरीज़ के लोग हैं, 100 शोबों के लोग हैं जो कि आपके साथ मकान बनाने में जो है ना आपका बाजू बनते हैं, आपका साथ देते हैं, तो तब आपका जाकर ये मकान मुकम्मल होता है। अभी इनमें जो बंदों की तादाद है वो अनगिनत है, वो हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में होगी, क्योंकि एक फैक्ट्री है बिलफर्ज सीमेंट की, तो उसके अंदर देखिए कितनी फैक्ट्रियाँ और कितने लोग काम कर रहे हैं। इस तरह सैनिटरी की जो फैक्ट्रियाँ हैं, सैनिटरी का सामान बना रहे हैं, उनके अंदर कितने हज़ारों लाखों की तादाद में बंदे, हज़ारों की तादाद में बंदे, लाखों की तादाद में बंदे काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है ना, ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं जो है ना आपको बता सकूं कि मकान जब शुरू होता है उस वक़्त से लेकर एंड तक आपको किन किन बंदों के साथ आपका वास्ता पड़ता है, और तब आपका जाकर मकान मुकम्मल होता है। तो अगर आपने समझा कि फ़लाँ चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं तो कमेंट्स में के अंदर आप मुझे उन शोबों की तरफ इशारा कर दें, तो मैं इंशाअल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो शोबे रह गए हैं वो दोबारा से काउंट करूँ। तो इन कमेंट्स जो आप मेरे लिए करेंगे मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँगा, क्योंकि आप
यकीनन मेरी वीडियो को तवज्जो के साथ सुनेंगे और उसमें से फिर कोई ना कोई बंदे जो आपके जहन में होंगे वो आप मुझे बताएंगे और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उनको भी बीच में शामिल करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों और फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंच सकें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हमारी इस्लाह हो और हम बेहतर, मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। बराए मेहरबानी आप अपने वालिदैन और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आसिम नाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।